हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो आपको पता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि यूजीसी नेट के फॉर्म्स जो हैं वो फिल हो चुके हैं। ये तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट में दो पेपर होते हैं। एक में आपको 50 क्वेश्चन होते हैं जो 100 मार्क्स के लिए होते हैं, और पेपर नंबर 2 जो होता है वो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का 200 मार्क्स के साथ होता है। तो पेपर नंबर 2 जो होता है वो स्पेशली अपना सब्जेक्ट जो भी आपका खुद का सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें आते हैं। और जो पेपर नंबर 1 है जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आते हैं, वो जो है वो आप सभी का, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो सभी के लिए पेपर नंबर 1 जो है वो एक जैसा ही होगा। एक जैसा कहने का मतलब ये है कि उसमें आपको एक सिलेबस दे रखा होता है कि 10 यूनिट्स का, जिसमें कि 10 यूनिट से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है लोक विकास और पर्यावरण, यानी कि पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्लास को पूरा देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जन और पर्यावरण परस्पर क्रिया, यानी कि पीपल एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। ठीक है, ये हम जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो इकोसिस्टम को परिभाषित किया था, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया था ऑर्थर टॉन्सले ने। ठीक है, ऑर्थर टॉन्सले का नाम आपने याद रखना है इकोसिस्टम के लिए, भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है जिसने वर्ष 1866 में पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी का सबसे पहले उपयोग एवं परिभाषित किया था? तो वो थे हैकल। ठीक है, हैकल ने सबसे पहले इसको 1866 में परिभाषित जो था वो किया था। के बाद बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, उनमें से आपने सत्य और असत्य जो है वो कथन बताने हैं। यानी कि पहला कथन है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है, और दूसरा है पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा ये जो दोनों कथन हैं इनमें से आपने बताना है। तो इनमें से जो कथन केवल एक है वही सही है, दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक बास का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक बास का अर्थ है एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित हैं। ठीक है, जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वायोम एक स्वाभाविक समुदाय है? वायोम एक स्वाभाविक समुदाय है मतलब भौगोलिक क्षेत्र में पौधा और पशुओं का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं इस यूनिट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जा सकता है? यानी कि क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बायोस्फीयर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बायोस्फीयर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा से उत्पन्न होती है? तो कौन सी खाद्य श्रृंखला जो है वो ऊर्जा से उत्पन्न होती है? वो है सूर्य। ठीक है, सूर्य आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान पर वनस्पति निर्धारित करता है? तो वनस्पति कौन सा कारक है जो निर्धारित करता है इन चारों में से? वो है वर्षा। ठीक है, वर्षा ही उस क्षेत्र की वनस्पति के जो है वो उस
वर्षा के ऊपर ही निर्भर करती है, यानी कि जिस तरह की अगर बारिश होगी उसी तरह से फसल या कुछ भी वनस्पति है वो होगी उस क्षेत्र की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 3 युग्म दे रखे हैं, तो इनमें से सत्य और असत्य बताने हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, यानी कि पहला जो युग्म है वो है वायुम, जैविक और अजैविक पर्यावरण, और नंबर 2 है अजैविक पर्यावरण में स्थल, जल और वायु आदि ये सभी आते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बिल्कुल सही आंसर ये दोनों ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जीव मंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो बायोस्फीयर में किसे शामिल किया गया है? जलमंडल को। ठीक है, जीव मंडल में ही जलमंडल को शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर 2 या 2 से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है खाद्य वेब। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत कथन बताना है। तो इन तीनों चारों में से गलत जो है वो है अपघटन जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अपघटक जीव जो है वो अपना खाना जो है वो स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सतत एवं स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो सतत एवं स्थायी विकास जो है वो संबंध रखता है नवनियतिवाद अवधारणा से। ठीक है, इस अवधारणा से ये संबंध रखता है कौन सा? स्थायी विकास, सतत एवं स्थायी विकास। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला के निर्माता के रूप में माना जाता है। तो किसे माना जाता है? स्वपोषी पौधों को। ठीक है, स्वपोषी पौधे जो होते हैं इनको खाद्य श्रृंखला के निर्माता के रूप में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए कौन जो है वो उत्पादकों के ऊपर निर्भर रहते हैं? वो होते हैं वेजिटेरियंस, यानी कि शाकाहारी। ठीक है, आगे है वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। ठीक है, मांसाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की मदद से स्वयं भोजन तैयार कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें स्वपोषक कहा जाता है, यानी कि स्वयं का पोषक करने वाले स्वपोषक। ठीक है, वो अपना खाना स्वयं ही तैयार कर लेते हैं, किसकी मदद से? सूर्य की मदद से। ठीक है, आगे है दो परितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। तो दो परितंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट है दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण कालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो संक्रमण कालीन क्षेत्र को इकोलिन कहा जाता है। ठीक है, इकोलिन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो आहार श्रृंखला में 4 कड़ियाँ सामान्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है? तो अजैव स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है जीवाणुओं को। आगे है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर वातावरण के अस्तित्व का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर वातावरण के अस्तित्व का कारण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आगे मिलान करने के लिए है क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, यानी कि वायुमंडल की सभी परतें दे रखी हैं और दूसरी तरफ हमसे पूछा गया है कि कौन सी परत में कौन सी चीज़ जो है वो घटती है। तो क्षोभमंडल में होगा बिल्कुल सही तरह से ये मिले हुए ही हैं। तो यहाँ पे क्षोभमंडल जो है उसमें होगा धूल के कण, यानी कि ये पृथ्वी की पहली परत है। उसके बाद आती है समताप मंडल, या ये इसको ओजोन परत भी कहा जाता है। आगे है आयन मंडल, उल्का होते हैं इसमें, और आगे है बहिर्मंडल यानी कि ऑरोरा। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखला के लिए आधार हैं? तो उत्पादक खाद्य श्रृंखला के लिए आधार के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण
पारिस्थितिकी तंत्र में संपूर्ण जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो संपूर्ण जैव पदार्थ को कहा जाता है वायुमास। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से ऊर्जा पिरामिड कैसे होते हैं? तो ऊर्जा पिरामिड जो है वो सदैव उल्टे होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो वातावरण के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं है? तो वातावरण के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक कौन सी गैस नहीं है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे है भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है, यानी कि मैंग्रोव वनस्पति जो है अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है? सुंदरवन में। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति जब भी आएगा तो आपने सुंदरवन का नाम हमेशा ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं? तो वो हैं जैविक और अजैविक। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं जैविक और अजैविक, ये आपने याद रखने हैं। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो वो होती है अम्ब्रेला प्रजाति। ठीक है, एक बहुत बड़े स्थान पर निवास करती है जो कि सामान्यतः प्रवासी होती है। आगे है कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोर प्रभाव के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही रहेंगे। ठीक है, ये नंबर 1 पर है, यह एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि संक्रमिका में संबंधित है। और नंबर 2 पर है कि कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि आसन तंत्र में नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? तो एक ही जाति की संख्या को जैवमंडल में जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि पृथ्वी की प्रणाली की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो कौन से? वायुमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। तो सबसे पहले वायुमंडल में होती हैं अक्रिय गैसें, जैवमंडल में होता है जैव पदार्थ, जलमंडल में नमक, ताज़ा पानी और बर्फ, और स्थलमंडल में लाइट सिलिकेट्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो कौन सा है? वो है सामुद्रिक। ये ठीक है, सामुद्रिक जो क्षेत्र है वो पृथ्वी का सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि जलमंडल जो है वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैवमंडल जल, थल और वायु मंडल के कितने क्षेत्र के में विस्तृत होता है? तो उसका सही ऑप्शन होगा 22 और 30 किलोमीटर। ठीक है, आगे है कि पृथ्वी की सतह से वातावरण की विभिन्न परतों का क्रम क्या है? तो पृथ्वी की सतह से पहले नंबर पर आती है क्षोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, इसी तरह से जो पृथ्वी की परतें हैं वो उनकी संख्या 5 है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे है कि जलवायु और मौसम की स्थिति में के संदर्भ में वातावरण की सबसे गतिशील परत कौन सी है? तो सबसे गतिशील जो परत है वो है क्षोभमंडल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे बिजी एक तरह से मौसम और जलवायु के संदर्भ में सबसे बिजी एक तरह से परत इसको कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वातावरण की परतों में से वह कौन सी परत है जिसमें ओजोन यानी कि O3 गैस जो है वो मौजूद होती है? तो कौन सी परत में होती है? समताप मंडल, और इसी कारण इसको ओजोन लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में आयन मंडल किस में सम्मिलित होता है? आयन मंडल जो है वो मध्य मंडल में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो कार्बन चक्र में। आगे से पढ़ लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन। तो ये अगला टॉपिक है प्रदूषण के स्रोत, प्रदूषक और मानव जीवन पर उनका प्रभाव। ठीक है, तो यानी कि पॉपुलेशन सोर्सेज एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ ऑन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ते हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो रहेगा कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप से किसमें वर्गीकृत किया गया है?
तो वायु प्रदूषक जो हैं उनको वर्गीकृत किया गया है प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक और माध्यमिक वायु प्रदूषक के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहला जो अंतर है वो है प्राथमिक प्रदूषक सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं, जबकि माध्यमिक प्रदूषक वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो प्राथमिक वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है। तो कौन सा है, नंबर 3 वाला है, ओजोन प्रोटोकेमिकल स्मॉग के दौरान उत्पन्न होती है। ठीक है, ये वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NO2, SO2 और SPM के बीच कौन सी सामान्य विशेषता है जिससे कि उन सभी को ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक रहेगा, प्राथमिक प्रदूषकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो ये एक दूसरे से संबंधित हैं, ये सब प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं जो कि अम्लीय जमाव में योगदान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्रदूषक रूप में किसमें मौजूद है। तो किसमें है, वो है क्षोभमंडल और निचले समताप मंडल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है कि किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षक के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। तो वो है कंचनजंगा के लिए। ठीक है, कंचनजंगा के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उसकी स्थापना की गई है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है। जो सतही ओजोन है वो होती है परिवहन क्षेत्र। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा परिवहन क्षेत्र। आगे है भारत में सबसे अधिक होने वाले प्राकृतिक आपदा कौन सी है। तो सबसे अधिक जो भारत में प्राकृतिक आपदा आती है वो है भूकंप। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मीनामाता रोग के लिए जिम्मेदार है। तो मीनामाता रोग के लिए जो धातु जिम्मेदार है वो है पारा। ठीक है, मरकरी जो है वो इस रोग के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। नेक्स्ट है शीशे का सेवन मुख्य रूप से किसमें नुकसान पहुंचा सकता है। वो पहुंचा सकता है मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो पहुंचाता है शीशा। ठीक है, शीशे का सेवन। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 के उत्सर्जन का भारत का सबसे बड़ा स्रोत है। तो वो है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसका सही आंसर आपने याद रखना है। आगे है प्रवाल भित्तियों को सागर का वर्षावन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि प्रवालों में अत्यधिक जैव विविधता होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस जो है वो पूरी तरह से मानव जनित है। तो कौन सी गैस है, वो है CFC। ठीक है, CFC जो है वो मानव निर्मित गैस है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने ये क्लास जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है। और आपने इस क्लास को अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।